12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आरएनए के प्रकार के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग एक बार आरएनए के बारे में और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। याद करो हम लोग क्या बोले थे कि आरएनए जो रहता है, ध्यान दो इधर, ठीक है, हम लोग क्या बोले थे कि जो आरएनए रहता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है, ध्यान से समझो, आरएनए जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए, ठीक है ना, और एक होता है क्या आपका नॉन जीनोमिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए। यहाँ तक क्लियर है। नॉन जेनेटिक आरएनए जो रहता है इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर दिए थे, क्लियर है ना। एक होता है आपका आरआरएनए, ध्यान दो, एमआरएनए, और एक होता है आपका टीआरएनए। क्या होता है, टीआरएनए। और उसके साथ साथ हम लोग और कौन कौन सा आरएनए पढ़े थे, एचएनआरएनए, एक होता है एसएनआरएनए, और एक होता है कि आपका एससीआरएनए, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। यहाँ तक क्लियर है। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल पिछले क्लास में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रमशः आरआरएनए के बारे में, एमआरएनए के बारे में और टीआरएनए के बारे में। क्लियर है कि नहीं। तो सभी लोग अब हेडिंग डालेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए, और नॉन जेनेटिक आरएनए में भी पहला कौन सा आरएनए, आरआरएनए। क्या पढ़ेंगे, आरआरएनए। हेडिंग डालो आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब ध्यान से समझना आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए के बारे में विशेषता, ठीक है। सबसे पहला चीज ये कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम क्या है, एक अंगक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। तो राइबोसोम दो चीज से मिलकर बना रहता है, एक तो रहता है उसमें आरआरएनए और दूसरा रहता है उसमें क्या, प्रोटीन। क्या रहता है, प्रोटीन। तो ध्यान समझना, राइबोसोम में पाया जाता है कि आपका आरआरएनए। क्या पाया जाता है, आरआरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, आरआरएनए को हम लोग अघुलनशील आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघुलनशील आरएनए। क्या बोलते हैं, अघुलनशील आरएनए। दूसरा चीज याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट याद कराते जा रहा हूं ना मैं, ठीक है। आरआरएनए को राइबोसोम में पाया जाता है, बोला हूं मैं। राइबोसोम कैसे रहता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ स्ट्रक्चर है। अघुलनशील आरएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अघुलनशील। टोटल जितना भी आरएनए है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, एससीआरएनए, जो भी आरएनए, सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, आरआरएनए। कितना परसेंट पाया जाता है, 80%। 80% आरआरएनए क्या होता है, उपस्थित होता है कोशिका में। 80% क्या होता है, आरआरएनए। अच्छा, याद रखना यह सबसे भारी होता है, यह सबसे क्या होता है, भारी होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। और सर्वाधिक स्थायी रूप है आरएनए का। आरएनए अस्थाई होता है करके जानते थे, लेकिन अस्थाई में भी कोई तो एक स्थायी होगा। तो सर्वाधिक कैसा रूप है, ये स्थायी रूप है। सर्वाधिक कैसा रूप है, स्थायी रूप है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, सर्वाधिक स्थायी रूप है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में और जानना है क्या, आरआरएनए के बारे में और जान लो, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण मैं तुम लोगों को बताया था जब पिछला क्लास हुआ था, याद करो, एक स्लाइड बनाए थे, ध्यान दो। ये देखो, इसका निर्माण यहाँ न्यूक्लियोलस में होता है, बोला था। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, और ये जो केंद्रिका होता है, केंद्रिका में निर्माण होता है किसका, आपका आरआरएनए का। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है, केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। कौन कौन से केंद्रक में होता है, ध्यान दो तो, सॉरी, कौन कौन से क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, 21 और 22। इसमें नॉर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नॉर केंद्रक। नॉर केंद्रक क्या होता है, ध्यान दो, न्यूक्लियोसोमल या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन, ये केंद्रिका बनाता है। कौन कौन सा, ध्यान दो, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22। क्रोमोसोम नंबर क्या, ध्यान दो, क्रोमोसोम नंबर कौन कौन सा, 13, 14, 15 और 21 और 22। इसमें पाया जाता है क्या, नॉर केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन। यहाँ केंद्रिका पाया जाता है इन सब क्रोमोसोम में। क्लियर ना। केंद्रिका हर क्रोमोसोम में पाया जाता है क्या, नहीं, ये केवल 5 ठोक में पाया जाता है। और उसी केंद्रिका में, इसी नॉर केंद्रक में ही किसका निर्माण होता है, आरआरएनए का। किसका निर्माण होता है, आरआरएनए का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसका निर्माण कौन करते होगा, आरएनए का निर्माण होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो, जैसे डीएनए पॉलीमरेज कितना टाइप का होता है जी आपका, 3 टाइप का ना, वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। आईएमपी पॉइंट है, याद रखना। देखो, आरएनए पॉलीमरेज भी कितना होता है, 3 प्रकार का। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कैसे याद रखना,
सेकंड बनाता है mRNA, सेकंड वाला बनाएगा क्या, mRNA, ठीक है। थर्ड वाला बनाएगा आपका कौन सा RNA, tRNA, कौन सा RNA, tRNA। और RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है आपका rRNA, क्या बनाता है rRNA। डीएनए से डीएनए बनता था डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से जब क्या बनेगा आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट रहता है वो आरआरएनए, कैसे याद रखोगे, सेकंड एमआरएनए बनाता है, मिडिल दूसरा नंबर का होता है मिडिल, ऐसे करके याद रखना, मिडिल दूसरा, टी टर्सरी 3, समझ आ रहा है ना, टीआरएनए बनाता है, ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कितने टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम होता है, 3 टाइप का। तो चलो बताओ आरआरएनए कौन बनाता होगा, फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से इसका निर्माण होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का निर्माण करता है, आरआरएनए का निर्माण करता है। आया कि नहीं समझ में, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया डिटेल किसके बारे में, आरआरएनए के बारे में, किसके बारे में, आरआरएनए के बारे में। और देखो तो आरआरएनए के बारे में और क्या डिटेल है, देखो राइबोसोम रहता है, ठीक है। वो कितने सब यूनिट्स, देखो कितने टाइप का होता है राइबोसोम, 2 टाइप का होता है, तुम लोगों को पता है। एक होता है कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और एक होता है कौन सा आपका 80S राइबोसोम। दिमाग में छापना, 70S और 80S। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अलावा और किस में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस में पाया जाता है बोलो हमें, क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। दिमाग में छापना इसको, ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक है, क्या है, यूकैरियोटिक। मतलब देखो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी, क्लियर है। तो केवल तुम लोग बोल दोगे ना प्रोकैरियोटिक, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्या हो जाएगा, गलत। और 80S किस में पाया जाता है, केवल और केवल यूकैरियोटिक में। कौन से सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो बताओ, तो मनुष्य में 70S और 80S दोनों पाया जाता होगा, क्योंकि मनुष्य में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होगा, 70S, कौन सा होगा, 70S। समझ आया कि नहीं। अब ध्यान दो, 70S कितना उप इकाई से मिलकर बना रहता है, 2 उप इकाई से। कितना उप इकाई से मिलकर बना रहता है, 2 उप इकाई से। एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है क्या आपका स्मॉल सब यूनिट। क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट। ध्यान दो, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। ये भी कैसे होगा, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा। अरे राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का रहता है ना। यहाँ तक क्लियर है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, एक लार्ज सब यूनिट होता होगा और एक क्या होता है आपका स्मॉल सब यूनिट। क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एक लार्ज सब यूनिट, इसमें भी एक स्मॉल सब यूनिट। अब देखो 70S जो रहता है लार्ज सब यूनिट वाला, ठीक है, वो 2 चीज से मिलकर बना रहता है, एक 50S और एक 30S। एस का मतलब यहाँ क्या है, श्वेतवर्ग गुणांक, श्वेतवर्ग गुणांक। जैसे याद करो CaCl में घोले थे ना उस दिन, ठीक है, मेसल्सन और स्टाल का प्रयोग। वैसे ही जब हम लोग श्वेतवर्ग गुणांक से मापते हैं, अवसादन दर के आधार पर देखते हैं, ठीक है ना। 50S और 30S, 50 और 30, 80 नहीं, कितना है 70। दिमाग में छापना, जोड़ना नहीं है। 50S और 30S से मिलकर बना रहता है। लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S, क्लियर है। अब तुम लोगों को क्या पता है राइबोसोम किससे मिलकर बना रहता है, आरआरएनए से। किससे, आरआरएनए से। तो 50S में कौन कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। 50S में कौन कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, तो देखो 50S में 5S आरआरएनए पाया जाता है, 5S आरआरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 5S आरआरएनए। उसके अलावा 23S आरआरएनए पाया जाता है। समझ आया, 5S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, 2 चीज से मिलकर बना रहता है। कौन सा सब यूनिट आपका, कौन सा सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। कौन सा, लार्ज। और स्मॉल सब यूनिट जो है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना रहता है आपका, ध्यान दो, स्मॉल सब यूनिट जो रहता है 16S आरआरएनए से मिलकर बना रहता है, 16S आरआरएनए से मिलकर बना होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है कि क्लियर है। अच्छा, वैसे ही देखो 80S जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है, वो किससे किससे मिलकर बना रहता है, एक 60S से और एक किससे, 40S से। 11वीं में पढ़े हो ना पूरा, ठीक है। ये 60S होगा और ये क्या होगा, 40S। तो इस 60S में भी कौन कौन सा आरआरएनए होता होगा,
मैं क्या बोला हूँ, आरआरएनए किस में पाया जाता है, राइबोसोम में। राइबोसोम में कौन कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। 70S वाला में भी लार्ज सब यूनिट होता होगा और क्या होता होगा आपका स्मॉल सब यूनिट। तो 70S का लार्ज सब यूनिट ये 50S वाला है। तो 50S में दो टाइप का आरआरएनए पाया जाता है, 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए। और जो 30S है उसमें कौन कौन सा पाया जाता होगा, 16S आरआरएनए। तो टोटल कितना टाइप का आरआरएनए पाया जा रहा है, 3 टाइप का, यानी कि इसमें कितना टाइप का आरआरएनए है, 3 टाइप का आरआरएनए। आया समझ में मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं आरआरएनए 70S में कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। कितने टाइप का है, 3 टाइप का। अब ये देखो इसमें भी 60 है और क्या है 40S आरआरएनए। तो देखो 60S ठीक है ना, 60S सब यूनिट जो है लार्ज सब यूनिट, इसमें कौन कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, ध्यान दो। 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए पाया जाता है। पहला क्या पाया जाएगा, 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, और एक होता है 20S आरआरएनए। क्या होगा, 28S आरआरएनए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, इस कारण देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं। अच्छा 40S में पाया जाता है 18S आरआरएनए। आया समझ में। तो ये बताओ यूकेरियोटिक कितने टाइप के आरआरएनए से मिलकर बना है, 3 और 1 4 टाइप का आरआरएनए पाया जाता है। आया कि नहीं समझ, मैं जो बता रहा था वो क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं, जो आरआरएनए होता है राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम कितने टाइप का रहता है, 2 टाइप का, एक प्रोकैरियोटिक का और एक यूकेरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक में एक बड़ा उपिकाई और एक छोटा उपिकाई, यूकेरियोटिक में भी एक बड़ा उपिकाई और एक छोटा उपिकाई। अब इसमें जो बड़ा उपिकाई रहता है 50S, छोटा उपिकाई 30S। 5S आरएनए, 2 और 3 5, ऐसे करके याद रख लेना। 50S वाला है, 5 वाला कहानी है। इसमें देखो 6 में से 1 घटाया दिया कितना, 5, यानी कि पूरा 5 के गुणक में चल रहा है, ऐसे करके दिमाग में छाप के रखना। क्लियर है नहीं, याद हो जाएगा ना। 5, 2 और 3 5, क्लियर है। 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए। ठीक है, और इसका 16, 6 में 1 गया 5, तो ये पूरा 5 वाला है, ऐसे करके याद रख लेना। इसको कैसे याद रखोगे, जो 5 इसमें था ये वाला 5 इसमें है, इसमें देखना 8 है पूरा, 5.8, 28 और ये 18। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा किस में रहेगा, लार्ज में रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कहानी किसका, आपका राइबोसोम में पाए जाने वाले आरआरएनए के बारे में। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो आरआरएनए रहता है इसका क्या क्या कार्य है, ये हो गया क्या, ये आ गया कि नहीं सबको समझ में। ठीक है, अभी तक आरआरएनए का हम लोग विशेषता पढ़ रहे थे, अब आरआरएनए का हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्य। तो अब हेडिंग डालो आरआरएनए के कार्य। ठीक है ना, आरआरएनए कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये सब देख लिया आप लोग। ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आरआरएनए के कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्य। ठीक है, सबसे पहला कार्य ध्यान समझना, प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। क्योंकि आरआरएनए किस में पाया जाता है, राइबोसोम में। किस में पाया जाता है, राइबोसोम में। जब प्रोटीन संश्लेषण होने रहता है, देखो डीएनए क्या बनता है बताया होता तुम लोगों को, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए, और वो भी कौन सा आरएनए रहता है, एमआरएनए। कौन सा आरएनए रहता है, एमआरएनए। ये राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम में ये जो एमआरएनए है ना, वो यहाँ पास आकर कैसे चिपकता है। ठीक है, तो राइबोसोम को, यानी कि ध्यान देना, ये जो राइबोसोम है वो एमआरएनए को क्या दे रहा है, संधि सतह दे रहा है, ताकि यहीं पास की इसका क्या हो सके, प्रोटीन संश्लेषण हो सके। समझ आ रहा है कि नहीं। तो संधि स्थल देने का कार्य करता है, संधि स्थल प्रदान करने का कार्य करता है। राइबोसोम मतलब आरआरएनए, राइबोसोम मतलब आरआरएनए, क्योंकि बताया हो ना राइबोसोम आरआरएनए से मिलकर बना है और प्रोटीन से। क्लियर है, संधि स्थल प्रदान करने का कार्य करता है। 2 कार्य हो गया, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पास ना जो बंध बनता है ना दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट लिंकेज, भूलना नहीं। क्या बंध बनता है, सॉल्ट लिंकेज। क्या बनता है, सॉल्ट लिंकेज। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, समझ आया।
ठीक है। राइबोसोम का ये जो mRNA रहता है ना, mRNA को राइबोसोम के बड़े उप इकाई से जोड़ने का काम कौन करता है? rRNA। ठीक है ना, ये बड़ा उप इकाई है और ये कैसा है? छोटा। तो जो बड़ा उप इकाई रहता है उसी में आकर के mRNA जुड़ता है। तो mRNA को जोड़ने का काम कौन करता है? rRNA। कौन करता है? rRNA जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। किसको? mRNA को किससे जोड़ रहा है? राइबोसोम के बड़े उप इकाई से। किससे जोड़ता है? बड़े उप इकाई से। आया कि नहीं समझ में? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, राइबोजाइम का भी काम करता है। किसका काम करता है ये? राइबोजाइम। ये अच्छे से याद रखना, किसका काम करता है? राइबोजाइम। सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ, राइबोजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? राइबोजाइम। कौन कौन सा राइबोजाइम के रूप में काम करता है? 23SR, ध्यान दो, 23SR RNA, याद आया? 23SR RNA प्रोकैरियोटिक में पाया जाता था। 2, 3, 5 किसमें पाया जाता था? प्रोकैरियोटिक। अभी याद कराया था ना, ठीक है। और यूकैरियोटिक में राइबोजाइम का कौन काम करता है? 28SR RNA। ये किसमें काम करता है बोल रहा हूँ? राइबोजाइम के रूप में। 28 किसमें पाया? 8 वाला किसमें पाया जाता था? यूकैरियोटिक में। तो ये राइबोजाइम के रूप में कहाँ काम करेगा? यूकैरियोटिक। याद रखना, इसको मैं अनुवादन में फिर से पूछूंगा। क्लियर है? 23 राइबोजाइम बोलते हैं ना, राइबोजाइम राइबोसोम एंजाइम के रूप में काम करता है बोलते हैं। तो कौन से उत्प्रेरक रूप, कौन से रूप में पाया जाएगा? एंजाइम के रूप में rRNA। और rRNA में भी कौन कौन सा? 23 और 28। 23 वाला किसमें? प्रोकैरियोटिक। और 28 वाला किसमें? यूकैरियोटिक। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका rRNA वाला टॉपिक क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट। आगे बढ़ें क्या? ये हो गया rRNA पूरा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? mRNA के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? mRNA। ठीक है, हेडिंग डालो mRNA। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। क्लियर है कि नहीं? मैसेंजर आरएनए या आपका संदेशवाहक आरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, सबसे ज्यादा 80% कौन पाया जा रहा था? rRNA। ये ध्यान समझना, ये जो रहता है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में 1 से 5%। वो 80% था, ये मात्रा 1 से 5% पाया जाता है। क्लियर है? mRNA बहुत कम मात्रा में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। और कैसा होता है? धागेनुमा होता है। क्या होता है? धागेनुमा। यहाँ तक क्लियर है? सिंगल स्ट्रैंड होता है, धागेनुमा होता है। इसका जो आणविक भार होता है, याद करो, वो वाला बहुत ज्यादा आणविक भार था। इसका आणविक भार बहुत ही क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? बहुत ही कम। 5 से 10 लाख डाल्टन बस रहेगा। 5 से 10 लाख क्या होगा? डाल्टन होता है। क्लियर है? 5 से कितना? 10 लाख डाल्टन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना, तुम लोग जो पढ़ते हो ना, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। वो डीएनए से आरएनए का बनना जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जिससे फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जो डीएनए का सूचना होता है वो आरएनए में आता है बोल रहा हूँ। तो वो कौन सा आरएनए होता है? एमआरएनए होता है। कौन सा होता है? एमआरएनए। क्लियर है कि नहीं? मतलब एमआरएनए के पास सूचना रहेगा किसको बनाने का? प्रोटीन को बनाने का। किसको बनाने का? प्रोटीन को। समझ आ रहा है? और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का सूचना किसके पास होता है? एमआरएनए के पास। लिख दूं क्या? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या? प्रोटीन बनाने का सूचना एमआरएनए के पास होता है। किसके पास होता है? एमआरएनए के पास होता है। एमआरएनए के पास होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एमआरएनए के पास होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो एमआरएनए होता है, ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। ये डीएनए है। डीएनए का कोई एक विशेष खंड होगा, ये इतना से इतना भाग, ये किसका निर्माण करेगा? एमआरएनए का। किसका निर्माण करेगा? एमआरएनए का। तो डीएनए का वह विशेष खंड जो एमआरएनए का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई डीएनए ऐसे हो सकता है जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन हो, तो वो बहुत सारा क्या बनाएगा? एमआरएनए। और किसी में क्या होगा? कम होगा। क्लियर है कि नहीं? तो सिस्ट्रॉन के आधार पर डीएनए कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ध्यान से समझो इधर। सिस्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जीन को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीन को। जो किसका निर्माण कर सकता है? आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है ना? डीएनए का वह भाग
जो किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अब ये सिस्ट्रॉन जो रहता है वो बहुत सारा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉन। और मान लो एक ही हो तो क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन। समझ आया कि नहीं। तो एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉन और एक होता है कि आपका मोनोसिस्ट्रॉन। क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। पॉलीसिस्ट्रॉन जो रहता है, ध्यान से समझना, कितना प्रोटीन बनाएगा, बहुत सारा प्रोटीन बना सकता है। अरे एक सिस्ट्रॉन एक आरएनए, एक आरएनए से क्या बनेगा, एक प्रोटीन। तो पॉली है तो बहुत सारा नहीं और बहुत सारा प्रोटीन। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत सारा प्रोटीन बना सकता है ये, यानी कि बहुत सारे क्या बनेंगे, एमआरएनए बनेगा, और बहुत सारे एमआरएनए से क्या बनेगा, बहुत सारा प्रोटीन बनेगा। और मोनोसिस्टोन है तो एक आरएनए बनेगा इससे, एक एमआरएनए, और एक एमआरएनए बनेगा तो कितना प्रोटीन बनेगा, एक ही प्रोटीन बनेगा। आया कि नहीं समझ। तो सिस्टोन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक पॉलीसिस्टोन और एक मोनोसिस्टोन। पॉलीसिस्टोन बहुत सारा सिस्टोन होता है, बहुत सारा एमआरएनए बनाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लिख सकता हूँ क्या, सिस्ट्रॉन से, सिस्ट्रॉन से, ठीक है, किसका निर्माण होता है, आपका एमआरएनए का, एमआरएनए का निर्माण होता है। सिस्टोन से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सिस्टोन से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ध्यान से समझो, ठीक है। ये हमारा डीएनए है, डीएनए का वह विशेष भाग, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही क्या बना सकता है, आपका आरएनए बना सकता है। क्या बना सकता है, आरएनए। जैसे यही आरएनए बनाएगा, क्लियर है ना। अब ध्यान दो, ये विशेष भाग है, इसको क्या बोलता हूँ, बोला हूँ मैं, सिस्ट्रॉन। क्या बोला हूँ, सिस्ट्रॉन। तो ये जो पहले आरएनए बनाएगा ना, ये वाला, ठीक है ना, इसमें कुछ खंड अच्छा रहेगा और कुछ खंड कैसा रहेगा, खराब रहेगा, ठीक है। कुछ काम के रहेगा और कुछ काम का नहीं रहेगा। तो पहले ये बनता है एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करो। एचएनआरएनए में कुछ भाग को हम लोग, जो काम का रहता है, जो काम का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, एक्सप्रेस करता है जो अपने आप को, यानी जो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। और जो काम का नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन, ठीक है। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, और ये काम का है, एक्सॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एक्सॉन, एक्सॉन वाला भाग है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रॉन को कट करके क्या कर देंगे, अलग। तो इंट्रॉन को हटाना है, इंट्रॉन को क्या करते हैं, हटाते हैं। और इंट्रॉन को हटा करके, इंट्रॉन को हटा करके किसका निर्माण करते हैं हम लोग, केवल एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़ करके एमआरएनए का। क्लियर है, एमआरएनए का। तो एचएनआरएनए क्या बनता है, आपका एमआरएनए। ये एचएनआरएनए है ना। तो कभी भी याद रखना, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है क्या डीएनए से, नहीं। क्या बनता है पहले, एचएनआरएनए, यानी जब अनुलेखन पढ़ोगे। अच्छा, ये प्रक्रिया किसमें बोल रहा हूँ, और मैं यूकैरियोट में, यूकैरियोटिक सेल में होता है ये वाला। क्लियर है, मतलब ध्यान से समझना, सिस्ट्रॉन से, ठीक है ना, एमआरएनए का निर्माण नहीं होता। पहले किसका निर्माण होता है, एचएनआरएनए का निर्माण होता है। फिर कौन सा प्रक्रिया होता है बोला हूं मैं तुम लोग को, स्प्लाइसिंग। कौन सा प्रक्रिया, स्प्लाइसिंग, ठीक ना। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का। और तुम लोग को पता है यही एमआरएनए आगे जाएगा और किसके साथ जुड़ेगा, राइबोसोम के साथ। ये आकर के जुड़ेगा राइबोसोम के साथ, और फिर ये किसका निर्माण करेगा, आपका प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। ये लिखा हूं ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया कहानी आपका किसका, एमआरएनए का। किसका, एमआरएनए का। समझ आया कि नहीं। सिस्टोन किसे कहते हैं, क्लियर है। डीएनए का वह विशेष खंड जो किसका निर्माण करता है, एमआरएनए का। किसका, एमआरएनए। उसी को जीन बोल देते हैं, सिस्टोन को ही। क्लियर है। जो क्रियात्मक रहता है क्षेत्र डीएनए का, उसी क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। वही एमआरएनए बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट बात करें क्या, ठीक है। यही हो गया आपका एमआरएनए का टॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आपका टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए। हेडिंग डालो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। याद रखना यह सबसे छोटा आरएनए होता है, ध्यान दो, यह सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए होता है। दिमाग में छापना है ना, सबसे छोटा आरएनए होता है। 10 से 15% होता है। याद करो सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, आरआरएनए। उसके बाद कौन सा आरएनए पाया जाता होगा, टीआरएनए। कौन पाया जाता है, टीआरएनए। और सबसे कम कौन सा होता था, एमआरएनए। 1 से 5% बोला था ना मैं, क्लियर है। तो ध्यान देना 10 से 15% होता है। कितना, 10 से 15%। अच्छा, इसका भार होता है 28 से 40 हजार डाल्टन। वो लाख में था, यह हजार में आ गया।
28 से 40,000 डाल्टन, सबसे छोटा है ना, ठीक है। अच्छा, ये घुलनशील होता है, आरआरएनए कैसा था, अघुलनशील था, ये कैसा है, घुलनशील होता है। कैसा होता है, घुलनशील। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये भी सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ध्यान देना, जैसे ये ध्यान दो, ये 5 प्राइम से क्या है, 3 प्राइम है, लेकिन ये ऐसे ऐसे ध्यान देना ना, ये एक सिंगल ही है, लेकिन ये क्या हुआ, कुंडलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होने के कारण ऐसे फोल्डिंग हो गए। फोल्डिंग होने के कारण तुमको कैसे दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड। कैसे दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं, जैसे कि समझने का कोशिश करो, ये एक ही स्टैंड है, 5 प्राइम से क्या था, 3 प्राइम था, क्लियर है कि नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे गया आगे, फिर ऐसे गया, हो गया, फिर ऐसे आया, समझ आ रहा है कि नहीं, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ये देखो ऐसे। तो एक ही श्रृंखला है ना, 5 प्राइम से क्या है, 3, लेकिन जैसे ही कई बार क्या हो गया, ऐसे पास पास आया तो क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमको कैसे लगने लगे ये डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन होता कैसा है, ये सिंगल स्टैंडर्ड। क्लियर है, तो दिमाग में छाप के रखना है कि टीआरएनए क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होने के कारण, पर बहुत ज़्यादा क्या होने के कारण, फोल्डिंग होने के कारण, फोल्डिंग होने के कारण कैसे दिखाई देगा, डबल स्टैंडर्ड, कारण डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, दोहरा श्रृंखला वाला दिखाई देता है, डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। डबल स्टैंड यदि दिखाई दे रहा है मतलब वहाँ पास किसका निर्माण हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ जाऊँ क्या, अच्छा ध्यान देना ना, टीआरएनए में ना अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो काम का नहीं है, अनुपयोगी, ठीक है, अनयूजुअल और मॉडिफाइड, मॉडिफाइड बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, पाया जाता है। देखो हम लोग क्या पढ़ते थे, आरएनए है, आरएनए में क्या क्या पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ये 4 ठो पाया जाएगा बस। लेकिन इसमें याद रखना टीआरएनए में 2 से 3 ठो क्या पाया जाता है, अनयूजुअल, जो काम का नहीं होता, ऐसा भी नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है, ध्यान दो। पहला नाइट्रोजनी क्षारक है स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो, स्यूडो मतलब छद्म, स्यूडो यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्यूडो यूरेसिल, पहला असामान्य क्षार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, असामान्य क्षार। दूसरा पाया जाता है इनोसिन, क्या पाया जाता है, इनोसिन, क्या पाया जाता है, इनोसिन। और तीसरा होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन। 3 प्रकार का अनुपयोगी क्षार पाया जाता है, नॉर्मली सब में यही पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, सब आरएनए में। लेकिन उसके अलावा इसमें 3 ठोक और एक्स्ट्रा पाया जाता है जो काम का नहीं है, क्लियर है, जो काम का नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड बेस है। कैसा बेस है, मॉडिफाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम का श्रृंखला रहेगा ना, कैसे रहता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम का श्रृंखला रहता है, ये भी यहाँ तक क्लियर है। अब टीआरएनए के हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। और टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए रॉबर्ट हॉले नामक एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हॉले। रॉबर्ट हॉले नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया जिसको बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है ना। क्लोवर लीफ मतलब क्या, लौंग का पत्ती, क्या, लौंग का पत्ती। क्लोवर लीफ मॉडल दिया कि ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, वो लौंग की पत्ती की तरह होता है, क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर। इसके अनुसार उल्टा एल शेप दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, टीआरएनए का क्या काम होता होगा, टीआरएनए का क्या काम होता होगा, ध्यान से समझो। तो देखो ये हमारा क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या था, डीएनए था, डीएनए से क्या बना था, एमआरएनए बना था। एमआरएनए आकर के जुड़ गया है किसमें, आपके राइबोसोम में। किसमें आकर के जुड़ गया है, राइबोसोम में। अब ये एमआरएनए तुम लोगों को पता है क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल से। किससे होता है, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पास बहुत सारा अमीनो अम्ल है, तो उस अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ करके यहाँ पास लाने का काम करता है आपका टीआरएनए, ट्रांसफर करने का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांसफर करने का। समझ आ रहा है कि नहीं, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, टीआरएनए। तो अब पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है ना। क्या हम लोग टीआरएनए को समझाने के लिए किसका, क्लोवर लीफ मॉडल का। क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में ध्यान दो।
ठीक है, रॉबर्ट होले नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ऐसा बोला था ना, ठीक है। तो रॉबर्ट होले नामक वैज्ञानिक ने बताया था किसके बारे में, क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में। क्लोवर लीफ मॉडल का तुम लोगों को मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना ना, अलग अलग डायग्राम से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको ध्यान दो, इसको ध्यान देना, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, ठीक है, इसको साइड करता हूँ, ये वाले में तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दो इधर, देखो क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार, ध्यान समझना, क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार जो mRNA रहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है, ये तो जान डाले थे। लेकिन क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर ही है, ध्यान देना ना, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही है, ठीक है ना, एक सिंगल है, ठीक है ना। लेकिन असल में होता क्या है, ये जैसे देखो ये एक सिंगल ही है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या हो गया, ये फोल्डिंग हो गया, ये फोल्डिंग हो गया। तो फोल्डिंग होने के कारण कौन सा बॉन्ड बन जाता है, इसमें बोला हूँ मैं तुम लोग को, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं। और हम लोग को कैसे लगता है, ये डबल पॉलीपेप्टाइड चेन कैसा दिखाई देता है, डबल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है, देखना वही है ना, 5 प्राइम से लेकर के क्या है आपका 3 प्राइम एंड, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा 5 प्राइम एंड पर तुम लोग को याद रखना है कि कौन जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप। और देखो ये सब के बीच में क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सब जगह में क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है। इस कारण हमको ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे दिखाई देता है, बोला हूँ मैं आप लोगों को, डबल पॉलीपेप्टाइड चेन वाला। क्लियर है, जैसे डीएनए रहता है ना वैसे टाइप का दिखाई देता है, लेकिन होता कितना है, ये सिंगल स्ट्रैंड। अच्छा 3 प्राइम एंड पर तुम लोग को याद रखना है 3 क्षारक पाया जाता है, एडेनिन रहता है, साइटोसिन रहता है, साइटोसिन रहता है, एसीसी करके याद रखना। 3 प्राइम पर एंड पर क्या रहता है, एसीसी। क्या रहता है, एसीसी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखो कुछ जगह ऐसा है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये वाला जगह देखो, ये वाला जगह देखो, इसको देखो तो समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो ये जगह और ये जगह, ये तीनों जगह में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। जिस जगह में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। क्लियर है। अच्छा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो कितना लूप बना, 1 2 3 लूप। कितना लूप बना है, 3। कितना स्टेम है देखो तो इसका 1 2 3 4 और एक और ये है ना, तो कितना हो गया, 5 स्टेम। कितना स्टेम है, 5। अच्छा इस वाले को वेरिएबल आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल आर्म। ये अवशेषी अंग जैसे रहता है ना हमारे बॉडी में, वैसे टाइप का ये भी है। इसका कोई विशेष कार्य अभी तक पता नहीं है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान समझना, हर एक आर्म जो रहता है इसका अलग अलग विशेषता होता है। क्लियर ना, हर एक आर्म का क्या होता है, अलग अलग विशेषता होता है। उस विशेषता का आप समझते हैं। पहले तो ध्यान दो, जहां जहां पास हाइड्रोजन क्षारक का निर्माण नहीं हुआ, हाइड्रोजन ध्यान देना, नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, असामान्य है। कैसा है, असामान्य। बताया था ना मैं तुम लोग को, असामान्य कितने क्षार होते हैं, 3। एक तो होता है क्या, स्यूडोयूरेसिल, एक होता है क्या, इनोसिन, और एक क्या होता है, यूरिडीन। क्या होता है, यूरिडीन, वही है ना, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका, 3। डाईहाइड्रोयूरिडीन था, ठीक है, और एक क्या था आपका, स्यूडोयूरेसिल था, और एक क्या था, इनोसिन था। क्या था, इनोसिन। वो 3 असामान्य क्षार या तो यहाँ रहेंगे, या तो यहाँ रहेंगे, या तो यहाँ रहेंगे। और असामान्य क्षार है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे क्या, नहीं। अरे तुम लोग को ये पता है ना कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्योंकि थाइमिन नहीं होता, क्या होता है इसमें, यूरेसिल, तो एडेनिन और यूरेसिल के बीच में बनेगा, ये पता है। लेकिन तुम लोगों को कितना टाइप का असामान्य क्षार पढ़ाया था, 3 टाइप का। एक तो होता था क्या तुम्हारा, स्यूडो यूरेसिल, याद आया, स्यूडो यूरेसिल, अरे कुछ देर पहले ही पढ़ाया हूँ ना, स्यूडो यूरेसिल। दूसरा क्या होता है, इनोसिन। क्या होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है आपका, डाईहाइड्रोयूरिडीन। क्या था, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ये 3 यदि एस्टर रहे तो ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये असामान्य क्षार या तो यहाँ पास होंगे, या तो यहाँ पास होंगे, या तो यहाँ पास होंगे। समझ आया। इन तीनों में से ध्यान देना, ये तीनों अलग अलग जगह में रहेंगे। यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये वाला जो जगह है इसमें रहता है कौन, स्यूडोयूरेसिल। कौन रहता है, स्यूडोयूरेसिल, स्यूडोयूरेसिल। इस जगह में कौन रहता है, स्यूडोयूरेसिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं टी साइन सी लूप। क्या बोलते हैं, टी साइन सी लूप। क्या बोलते हैं, टी साइन सी लूप। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ पास क्या रहता है, यहाँ पास रहता है आपका डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन। इस कारण इसको बोलते हैं डाई का डी, हाइड्रो का एच और यूरिडीन का यू, DHU लूप। क्या बोलते हैं, DHU लूप। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पास कौन सा क्षार रहेगा, चलो बताओ आप। ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये बस बचा। यहाँ पास कौन सा क्षारक होगा, इनोसिन। ये असामान्य क्षार है। क्लियर है। क्योंकि असामान्य क्षार है इस कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये,
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब ये हर एक भुजा जो है ना, इसका अलग अलग काम है, बोला इसका क्या होता है, अलग अलग काम। ये वाला जो रहता है, ठीक है, इसका कुछ अलग काम है, ठीक है, इस भुजा का कुछ अलग काम है, इस भुजा का अलग काम है, और इस भुजा का अलग काम है, ठीक है। समझे क्या आप उसको? क्लियर है? अच्छे से समझते हैं, ध्यान दो, इसको हटाने दो आप मेरे को, ठीक, ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक। हर एक भुजा का क्या है, कहानी अलग अलग है, हर एक भुजा क्या करता है, अलग काम करता है। देखो इसको देखो, ये देखो, हम लोग अभी यही पढ़े ना, 5 प्राइम से क्या होता है, 3 प्राइम रहता है, यहाँ पास क्या जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप, यही बताया हो ना, ध्यान दो, ठीक है, समझते रहना ना। यहाँ पास क्या जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पास ACC यही रहता है, बोलो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TC लूप, यहाँ पास क्या होता है, स्यूडो यूरेसिल, और यहाँ पास क्या होता है आपका इनोसिन, क्या होता है, इनोसिन, इनोसिन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यही पढ़ लिए थे। ये वेरिएबल आर्म है, क्या है, वेरिएबल आर्म, ये पढ़ लिए थे, वेरिएबल आर्म। यहाँ तक समझ आएगी? अब देखो, हर भाग का एक अलग अलग कहानी है, हम लोग को क्या पता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। मान लो ये हमारा कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ध्यान देना, इस कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है, हमारा DNA है, क्या है, DNA। इस DNA में जो भी सूचना है उसको कॉपी करके क्या बनाया जाता है, mRNA, क्या बनाया जाता है, mRNA। बाहर में कौन उपस्थित रहता है, राइबोसोम, कौन उपस्थित रहता है, राइबोसोम। ये mRNA जो रहता है, वो mRNA जो है, ध्यान देना, ये यहाँ पास आकर कैसे जुड़ जाता है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस DNA का सूचना किस में था, बोला हूँ मैं तुम लोगों को, mRNA में था। ये जो DNA है इसका सूचना किस में था, mRNA में। अब ये जो mRNA में किसका सूचना है, बोल रहा हूँ, DNA का सूचना है, ठीक है। तो ये mRNA आया यहाँ पास, ऐसे जुड़ गया, आ गया। क्योंकि तुम लोग को क्या पता है कि ये कहाँ पास आया है, राइबोसोम के पास है, किसके पास, राइबोसोम। पहले यहाँ तक समझो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि ये mRNA है, इसमें ऐसा लिखा है AUG, AUG। अब इसका जस्ट उल्टा बताओ तो, A का उल्टा U, U का उल्टा A, G का उल्टा C, RNA के लिए ना, क्योंकि RNA है ये, तो ये भी क्या बनाऊंगा मैं, RNA के लिए ही बनाऊंगा, समझ आ रहा है। तो इसको कोडान बोल रहे हैं मान लो, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एंटी कोडॉन, क्या बोलूंगा, एंटी कोडॉन। हर एक जो कोडान रहता है वो एक अमीनो एसिड के लिए सूचना रखा रहता है। जैसे AUG है तो ये मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। कौन सा अमीनो अम्ल, मिथियोनिन अम्ल, मतलब ये सूचना है ना, ठीक है। जैसे कि मैं, ध्यान से समझना, मेरे को मान लो मार्केट से, ध्यान देना, मार्केट से मेरे को क्या मंगाना है, निरमा मंगाना है, ठीक है। निरमा अब क्या है, कंपनी का नाम है, निरमा किसका नाम है, कंपनी का। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, निरमा लाना करके बोल देता हूँ फट से, ठीक है। मैं चाहता क्या बोलता, डिटर्जेंट पाउडर लाना, अब वो कोई भी सर्फ एक्सेल लाए, चाहे एरियल लाए, समझ आ रहा है ना, ठीक है, कुछ भी लाए, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे, ब्रांड वैल्यू हो गया निरमा, तो निरमा लाना करके बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं डिटर्जेंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो कोई भी अधिकतर आदमी क्या लाएगा, निरमा, ऐसा वाला कहानी, ये निरमा बोलूंगा तो कोई भी डिटर्जेंट वाला कहानी चलता है। सेम टू सेम ऐसा ही समझो, ये फॉर्मूला बोला तो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को सुन करके AUG, जैसे यहाँ पास ये mRNA है, इसमें AUG लिखा है, तो AUG सुनकर वो कौन सा अमीनो अम्ल को लाने का कोशिश करेगा, मिथियोनिन अमीनो अम्ल को। किसको, मिथियोनिन। कौन लाएगा, tRNA, कौन लाएगा, tRNA। ये देखो, ये mRNA है, यहाँ पास ये हरा रंग से बनाया हुआ rRNA है, राइबोसोम में रहता है बोला था, ठीक है। और यहाँ पास देखो ये कौन खड़ा है, यहाँ पास tRNA। इसमें जो सूचना है किसमें, mRNA में जो भी सूचना है उसको कौन लाएगा, बोल रहा हूँ मैं, tRNA लाएगा। कौन लाएगा, tRNA। अब ये AUG है, ठीक है, तो इसका उल्टा वाला UAC किसके पास रहेगा, इसके पास रहेगा UAC, और उसी के अनुसार किसको लाएगा, ये यहाँ पास किसको पठा करके लाएगा, अमीनो अम्ल को। किसको लाएगा, अमीनो अम्ल को। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पास देखो वही चीज को दिखाया है, जैसे कि ध्यान समझना, ये UCA है, ठीक है ना, उसका एंटीकोडॉन AGU है, क्लियर है ना, AGU है। अब ये जो एंटीकोडॉन है ध्यान समझना, ये जो एंटीकोडॉन है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पास क्या को जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड को। अब अमीनो एसिड को सक्रिय करना है, मान लो मेरे को अमीनो एसिड को क्या करना है, सक्रिय करना है, तो सक्रिय करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, एंजाइम का। तो उस एंजाइम को कहाँ पास से पकड़ करके लाएगा, इस जगह में, क्लियर है ना, समझ आ रहा है नहीं। तो यहाँ पास अमीनो एसिड को जोड़ेगा, यहाँ पास क्या रहेगा, एंटीकोडॉन रहेगा, इस कारण इसको एंटीकोडॉन लूप बोलेंगे, इस वाले को।
इस वाले क्या बोलेंगे एंटीकोडॉन लूप, और इस वाले क्या बोलेंगे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड जुड़ेगा यहीं पास, और अमीनो एसिड को सक्रिय करने के लिए क्या पड़ रहेगा जरूरत हमको एंजाइम का, तो एंजाइम को यहाँ पास पकड़ेंगे इस वाले भुजा से। समझ आ रहा है? अब ये आ गया, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके कहाँ पास जाएगा, अब ये है पूरा, ये देखो ये पूरा कहानी है ना, तो ये कहाँ पास आएगा बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, ध्यान दो इधर, इसको हटाता हूँ। ये जो है ध्यान समझना, ये आकर के किस में जुड़ेगा, जाकर के राइबोसोम में जुड़ेगा। किसमें? राइबोसोम में। तो राइबोसोम से कौन से भुजा से जुड़ता है? इस भुजा से। तो इसको बोलेंगे राइबोसोम अटैचमेंट साइट। क्या बोलेंगे? राइबोसोम अटैचमेंट साइट या राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम से क्या होता है? ये जुड़ता है। आया कि नहीं समझ में यहाँ तक? तो सब भुजा का अलग अलग काम है। ये एंटीकोडॉन पहचानेगा एमआरएनए जो भी सूचना रहेगा उसको, और ये पहचान करके यहाँ पास क्या लगाएगा? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को सक्रिय करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। तो एंजाइम ये देगा। क्लियर है? और राइबोसोम से जाकर के ये वाला भुजा जुड़ेगा। इसका कोई काम पता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया कहानी किसका? आपका क्लोवर लीफ मॉडल का। क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बार और एक डायग्राम से देखो और अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 अलग अलग डायग्राम तुम लोगों को दिखाया हूँ ना मैं, ठीक है? ये देखो एक बार और देख लो भाई। 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है। 5वें नंबर के भुजा में क्या जुड़ा रहता है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पास क्या रहता है? ACC। 3 क्षारकों का क्रम रहता है। इसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलेंगे। अमीनो एसिड को सक्रिय करने वाला एंजाइम यहीं पास आ गया, तो एंजाइम बाइंडिंग साइट बोलूंगा इसको मैं। यहाँ पास ये वाला भुजा किससे जुड़ता है? राइबोसोम से जाकर जुड़ेगा। और इस वाले भुजा में क्या रहेगा? एंटीकोडॉन, जो किसको पढ़ेगा? एमआरएनए में जो सूचना उपस्थित है उसको। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? T-C लूप बोलते हैं। स्यूडोयूरेसिल पाया जाता है, इसको इनोसिन वाला है। ठीक है। और ये क्या है? DHU लूप है, डाइहाइड्रोयूरिडीन होता है। क्या होता है? डाइहाइड्रोयूरिडीन। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया? तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक बार अब ये जो हम लोग हमारे नोट्स हैं उसको पढ़ते हैं। नोट्स वाला देखो, आप देख लो, ठीक है? उसी चीज को एक बार और समझना है। देखो ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब ये पूरा है ना एक ही जगह में है। यहाँ तक क्लियर है? देखो, ठीक है। 5 प्राइम से क्या है? 3 प्राइम है। 5 प्राइम से क्या है आपका? 3 प्राइम। ध्यान देना ना, ये 5 प्राइम से कैसा है? 3 प्राइम। यहाँ पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पास ACC जुड़ा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अच्छा, यहाँ पास को देखो, यहाँ पास एंजाइम है, अमीनो एसिटल सिंथेटेज एंजाइम का नाम है ना, इसको सक्रिय करने वाला एंजाइम है। तो एंजाइम बाइंडिंग साइट क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट एंजाइम बाइंडिंग साइट। यह एंजाइम अमीनो एसिड की पहचान करता है। एंजाइम जुड़ता है तो एंजाइम के बारे में बता रहे हैं। अमीनो एसिड की पहचान करता है और उसे क्या करता है? सक्रिय करता है। यहाँ पास कौन सा क्षारक रहता है? डाइहाइड्रोयूरिडीन। क्या होता है? डाइहाइड्रोयूरिडीन। इस कारण DHU लूप बोलते हैं, बोला था। यहाँ पास इनोसिन नामक सामान्य क्षार पाया जाता है, एंटीकोडॉन लूप बोला था। ठीक है। एंटीकोडॉन एमआरएनए पर उपस्थित कोडान को क्या करता है? पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। ये वेरिएबल आर्म है, इसका कोई काम नहीं पता। अच्छा, ये राइबोसोम बाइंडिंग आर्म है, बोला था इसको मैं, ठीक है। और यहाँ पास क्या पाया जाता है? स्यूडोयूरेसिल। क्या पाया जाता है? स्यूडोयूरेसिल। अच्छा, कभी भी पूछेगा, ठीक है, कि टीआरएनए राइबोसोम के छोटे उपिकाई से जुड़ता है कि बड़ी उपिकाई? बड़ी उपिकाई से। किससे जुड़ता है? बड़ी उपिकाई से। क्लियर है कि नहीं? ये याद रखना, ठीक है। इसको भुजा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्लोवर लीफ मॉडल पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अनुलेखन के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।